अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज विकास अजीज। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था अबाउट द न्यूक्लियस। उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी, रिमेनिंग हम आज पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो है उसमें हमने न्यूक्लियर इन्वेलप को डिस्कस किया था और उसमें न्यूक्लियर पोर्स पढ़े थे। आज हम उसका एक और कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं विच इज द न्यूक्लियोलस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक कंपोनेंट दिस इज न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। या फिर हम कह सकते हैं द डार्क स्पॉट ऑफ द सेल, जो कि सेंटर में आपको एनिमल्स में नजर आता है। एनिमल सेल में वो न्यूक्लियस होता है और डार्क स्पॉट इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। इसको हम डार्क रीजन भी कह सकते हैं। सो दिस इज द डार्क रीजन, डार्क रीजन और स्पॉट इन न्यूक्लियस। और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, दिस इज विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगी। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें आपसे अगर वो पूछे ना कि कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऑर्गेनेलीज दो ही है, एक राइबोसोम है और दूसरी सेंट्रियोल है। न्यूक्लियोलस को हम ऑर्गेनेली नहीं कहते, ये सब ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है। सो इसमें आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मे बी वन और मैनी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोलस जो है, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है? मेम्ब्रेन का आपने याद रखना है, इसमें मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। इसके रीजन्स दो दिए हुए हैं बुक्स के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। रीजन्स अब कौन से हैं? सो इसमें दो रीजन्स आपको नजर आएंगे स्ट्रक्चर में। रीजन्स, एक जो होता है उसको हम कहते हैं दिस इज पेरिफेरल, और जो इसमें दूसरा रीजन होगा उसको हम कहेंगे दिस इज सेंट्रल। अब पेरिफेरल जो रीजन होता है उसने बुक्स में लिखा हुआ है, पेरिफेरल रीजन जो है ये ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर मतलब ये ग्रेन्यूल्स दाने की तरह के स्ट्रक्चर नजर आता है। और जो सेंट्रल एरिया होता है ये फिब्रल होता है। फिब्रल या फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब है धागे की तरह का नजर आएगा। इसका जो आउटर रीजन होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो ग्लैंडुलर होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी लाइन है, ये डार्क स्पॉट है जो कि हमें नजर आएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास एक न्यूक्लियोलस है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। अब वो कहते हैं कि इसमें आपको दो रीजन नजर आएंगे, एक पेरिफेरल नजर आएगा और एक सेंट्रल। अगेन हम इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं, ये सेंट्रल रीजन है और ये बाहर वाला जो रीजन है ये पेरिफेरल रीजन है। अब वो कहता है कि जो पेरिफेरल रीजन है ये ग्रेन्युलर नजर आएगा। ग्रेन्युलर नाम से जाहिर है कि इसमें छोटे छोटे जो है वो ग्रेन्यूल्स दाने नजर आएंगे। और वो कहता है कि जो सेंट्रल रीजन होगा, सेंट्रल फिब्रस रीजन होगा। फिब्रस का क्या मतलब है? इसमें आपको छोटे छोटे जो है वो फाइब्रस या फिर धागे नजर आ रहे होंगे। इसको अगर हम यहाँ पे लेबल करें, दो रीजन्स है। बाहर वाले को आप क्या कह रहे हैं? दिस इज पेरिफेरल। और सेंटर वाला जो रीजन है इसको हम कह रहे हैं दिस इज सेंट्रल। अब वो कहता है कि ये जो ग्रेन्युलर रीजन होता है, आउटर रीजन होता है, ग्रेन्युलर क्यों नजर आ रहा होता है? इसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स पड़े हुए होते हैं। सो ड्यू टू राइबोसोमल सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ये ग्रेन्युलर नजर आ रहा होता है। सेंट्रल एरिया फिब्रस क्यों होता है? बुक्स में लिखा हुआ है इसमें राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पे बनता है, और हमें ये भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो आरएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो राइबोसोमल आरएनए होता है विच इज 80%। इसमें हम एक एमसीक्यू जो है वो करते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा। पहले मैं लिखता हूँ 1, फिर 2, 3 और बी प्लस सी बोथ। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो कि आरएनए बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन तरह के होते हैं, एक को आप कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है और 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल डीएनए से बनता है जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है,
सो इसका मतलब है इसको बनाने के जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। सो फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3 कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 जो है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो इसकी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, के न्यूक्लियोलस में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो 1 का आपने याद रखना है, ये न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोलस। और अगर वो आपसे पूछें कि न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन से होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में बन रहा होता है, फिर आप डेल्टा ऑप्शन पे लगाएंगे। So RNA polymerase 1 is present in the nucleolus and RNA polymerase 2 and 3 are present in the nucleoplasm. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, के न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन क्या होता है? सो फंक्शन में एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपने याद ये रखना है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस एंड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन आर राइबोसोम्स। सो ये फैक्ट्री होती है राइबोसोम्स की, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। सो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स ये है, और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मैंने दो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट लिख दी है। पहली फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम आप किसको कहेंगे? ये हम कहेंगे न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस। और इसी तरह से फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हम किसको कह रहे होते हैं? वो राइबोसोम्स को कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस जो है, ये तो हो गया है खत्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू एक और आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, पहले मैं लिखता हूँ दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में मैं लिखता हूँ दिस इज प्रोटीन या लिपिड, तीसरे में हम प्रोटीन लिख लेते हैं और लास्ट में नन ऑफ दीज लिख लेते हैं। सो अगर वो आपसे पूछे, या वाइटामिन्स भी आप लिख सकते हैं, इसमें आप बेशक वाइटामिन्स लिख लें। इसमें आपसे जो इसकी स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि इफ वी रिमूव द न्यूक्लियोलस फ्रॉम द सेल, दिस सेल विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ। वो कहता है कि अगर आप किसी सेल में से न्यूक्लियोलस है उसको रिमूव कर दें तो सेल डाई कर जाएगा, और सेल अगर डाई कर जाएगा तो वो क्यों डाई कर जाएगा, किसकी एब्सेंस की वजह से? तो उसमें हम प्रोटीन लगाएंगे, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियोलस जो है उसको निकाल देंगे तो उससे राइबोसोम्स नहीं बनेंगे, उससे राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और सेल क्या कर जाएगा? अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। न्यूक्लियोलस के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें, ये फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, फ्लूइड फिल्ड रीजन, फील्ड रीजन। इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती है? नंबर 1, इसमें एक तो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में यूज होते हैं। सो एंजाइम्स इसमें कौन से होंगे? जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा आपने याद रखना जो कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है एंजाइम्स के साथ इसमें कुछ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स तो लास्ट में होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डीएनए और आरएनए बन रहा है तो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के साथ सबसे मेन अगर हम बात करें इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ होता है, और क्रोमेटिन के साथ लास्ट में क्रोमेटिन के साथ कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं किसको? डीएनए की रेप्लिकेशन को, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को, जो उससे आरएनए बन रहा होता है। मतलब जो हार्मोन्स आते हैं उसमें जो सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं वो बेसिकली यहाँ पे जाके काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन के बारे में। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोमेटिन, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? क्रोमेटिन जो है दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और ये इनविजिबल होती हैं, इनविजिबल होती हैं। और ये बेसिकली इनविजिबल होती हैं जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, होती भी तब है नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर ही होती है। जैसे ही डिवाइडिंग फेज आती है तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये दो तरह का होता है। इसकी कंपोजिशन भी पहले हम लिख लेते हैं कि क्रोमेटिन की कंपोजिशन क्या होती है। बेसिकली ये क्रोमोसोम ही बनाता है, फ्यूचर में कंडेंस होकर जब डिवाइडिंग सेल आता है। तो कंपोजिशन में आपने याद रखना है, इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट। और दूसरा इसमें प्रोटीन होती है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कौन सी अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है। अमाइनो एसिड्स के बारे में आपने थोड़ा सा याद ये रखना है। अमाइनो एसिड जो है ना ये तीन तरह की होती हैं। अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं दिस इज एसिडिक, दूसरी जो होती है वो होती है एल्कलाइन या फिर बेसिक, और लास्ट में अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। सो अमाइनो एसिड वैसे तो ये 170 टाइप्स की होती हैं, बट जो प्रोटीन्स को बनाने में यूज होती हैं दे आर 25। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। सो हम मोस्टली बात जो कर रहे होते हैं वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड की बात कर रहे होते हैं। अब वो जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है वो फर्दर तीन तरह की होती है। एसिडिक होती है इन नेचर, बेसिक होती है और न्यूट्रल होती है। एसडी की अगर मैं बात करूं ये टोटल कितनी होती है, दो। बेसिक की बात करें तीन, और बाकी जो 15 रह जाती है वो न्यूट्रल होती है। एसिडिक दो है, एक को हम कहते हैं दिस इज एस्पार्टिक एसिड, और दूसरी जो है इसको हम कहते हैं दिस इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और इसी तरह से बेसिक की अगर हम बात करें ये तीन होती है। पहली जो है उसको हम कहते हैं दिस इज हिस्टिडीन, दूसरी जो है दिस इज लाइसिन, एंड लास्ट वन इज आर्जिनिन। और रिमेनिंग जितनी भी आप नाम सुनेंगे वो सारी की सारी कौन सी होती है, न्यूट्रल होती हैं। सो इसमें आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है, वो ये है। यहाँ पे हिस्टिडीन में मैं अल्फा लगाता हूँ, लाइसिन बीटा, आर्जिनिन चार्ली, और डेल्टा जो है वो बी प्लस सी बोथ। आपने याद ये रखना है बेसिक एसिडिक जितनी भी होती है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होती है। अब बेसिक वैसे तीन है, हिस्टिडीन है और लाइसिन है, आर्जिनिन है। बट आपने याद ये रखना है जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें दो बेसिक अमाइनो एसिड होती है, लाइसिन भी होती है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन नहीं होती, हालांकि है वो बेसिक। सो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज ड्यू टू विच अमाइनो एसिड या विच बेसिक अमाइनो एसिड। सो आपने फिर डेल्टा लगाना है लाइसिन और आर्जिनिन के ऊपर लगा देना है, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये प्रेजेंट होती है कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, और उसको पॉजिटिव चार्ज देती हैं। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अब क्रोमेटिन जो है ये फर्दर इसकी टाइप्स भी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमेटिन कितनी तरह का होता है, तो क्रोमेटिन की अगर हम टाइप्स की बात करें देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। मैं यहाँ पे इसकी टाइप्स लिख रहा हूँ। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें ये दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं यू क्रोमेटिन और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज यू क्रोमेटिन, और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन इनका डिफरेंस है ना वो अक्सर पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए एज मेडिकल स्टूडेंट के। बेसिकली ये जो क्रोमेटिन है इसमें यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। सो मेजर जो डिफरेंस है वो मैं तीन लिखवाऊंगा आपको, ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन के बारे में आपने याद रखना है, ये बेसिकली क्या होता है, लेस कंडेंस होता है, लेस कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये मोर कंडेंस फॉर्म में बड़ा होता है, मोर कंडेंस होता है। दूसरा यू क्रोमेटिन ये एक्सप्रेस होता है, इस एरिया में जितना भी डीएनए होगा वो एक्सप्रेस होगा, मतलब उसकी प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन होगी, उससे आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बन रही होंगी।
और हेट्रोक्रोमेटिन जो है डू नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है, पैक फॉर्म में रहता है। मतलब इस डीएनए के पोर्शन से ना आरएनए बनेगा ना उससे प्रोटीन्स बनेगी। लास्ट में यू क्रोमेटिन का आपने याद रखना है, इट कंडेंस, ये कंडेंस होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तब ये जाके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। दे रिमेन्स कंडेंस ऑल द टाइम, कंडेंस ऑल द टाइम, ये हर वक्त कंडेंस रहता है। ये आपने थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है वो याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं, यू क्रोमेटिन को हमने क्या कहा है कि ये लेस कंडेंस होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन को हमने क्या कहा, ये मोर कंडेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स बनाई है, इसके बाद मैं यहाँ पे डीएनए का स्टैंड बना देता हूँ, ये न्यूक्लियोसोम बन गया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बात करें हाईली कंडेंस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ये जो हाईली कंडेंस फॉर्म में होगा वो यू हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और जो लेस कंडेंस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है ये यू क्रोमेटिन है। यहाँ पे यहाँ तक ये जितना भी रीजन है ये सारे के सारा यू क्रोमेटिन का है, यू क्रोमेटिन, और जो कंडेंस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन हर वक्त ऐसे ही कंडेंस रहता है और ये एक्सप्रेस भी नहीं होता, मतलब इसका जो डीएनए है उससे आरएनए और प्रोटीन्स नहीं बनती जबकि दूसरे से बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस। लास्ट एक टॉपिक रह गया है विच इज अ क्रोमोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें हम उसकी नंबरिंग कैसे देते हैं, प्लॉइडी क्या होती है, सोमी क्या होती है, उसको भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह।